नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जीएसएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने आपका पसंदीदा सब्जेक्ट इतिहास का मध्यकालीन भारत जो हमारी वीडियो चल रही है उसकी एक नई सीरीज नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। उस सीरीज की हम पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमारी पिछली वीडियो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के चल रही है। आपको एक बार और रिवाइज दिला दूँ, जलालुद्दीन खिलजी हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा अलाउद्दीन खिलजी चल रहा है। ठीक है, हमारा अलाउद्दीन खिलजी इसमें चल रहा है। आपको पता है हमने इससे पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी को किस प्रकार से सिंहासन प्राप्त हुआ और उसके साम्राज्यवादी दौर में हमने उसके उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान में डिवाइड किया था, आपको याद होगा। तो हमने पिछली वीडियो में उत्तर भारत के अभियान क्लियर कर लिए थे। तो आज के हमारे अभियान है इसके दक्षिण भारत के अभियान। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपने दक्षिण भारत के अभियान पे आते हैं। दक्षिण भारत के अभियान में इसके पूरे 4 अभियान हुए हैं। ठीक है, इनको देखो ऐसे ही, इनको भी क्रम में याद रखना है। देवगिरी का अभियान, वारंगल का अभियान, द्वार समुद्र या हेलेविड का अभियान, द्वार समुद्र या ओबलिंग मतलब या हेलेविड या पंड्या राज्य का अभियान। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैंने लिखा 7, 8, 9, 10, 11 इसके अभियान का तारीख याद करने की जरूरत नहीं है, कभी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। पहले इसकी हम छोटी सी एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हमें इसके बारे में चीज़ें देखनी है। ठीक है, एक तो हमें इसके बारे में दक्षिण भारत के अभियान के बारे में 3 चीज़ें याद रखनी है। 2, 3। पहला तो यह है कि जैसे इसने उत्तर भारत के जितने भी अभियान किए थे साथ के साथ इसने वहाँ के राजा को हराया और राज्य को अपने अंडर में लिया था, उन्हें अपने अधीन करके डायरेक्ट कंट्रोल बनाया था, प्रत्यक्ष शासन किया था कि उस वहाँ का राजा वही बना था। ठीक है, जैसे चित्तौड़ के राजा को मार के अपने पुत्र खिजर खान को वहाँ का शासक बनाया। पहला इसने यहाँ पे अप्रत्यक्ष नीति का पालन किया, अप्रत्यक्ष शासन चलाया। क्या चलाया? अप्रत्यक्ष शासन। अप्रत्यक्ष शासन मतलब इनडायरेक्ट शासन, मतलब राजा को हराया लेकिन मारा नहीं, राजा को हरा के उसे अपने अंडर में कर लिया, अपने अधीन कर लिया और उससे डेली टैक्स लेता रहा और पैसे पूसे लिए, उस टाइम पैसे लिए और फिर एक भारी मात्रा में हर साल टैक्स देने के मामले में रख लिया। मतलब राज वही करेंगे लेकिन होंगे मेरे अधीन। उत्तर भारत में इन्होंने राजा को मार के अपने लोगों को वहाँ पे एक लगाया, अपने परिवार के या अपने उच्च पदों पे बैठे हुए अधिकारियों को। यहाँ पे इसने अप्रत्यक्ष शासन किया। इसका उल्टा क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में कौन सी नीति का पालन किया, तो इसने किया अप्रत्यक्ष शासन की नीति का पालन, अप्रत्यक्ष शासन की नीति। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। अप्रत्यक्ष नीति, अप्रत्यक्ष शासन की नीति का पालन किया। क्यों किया इसको ये समझ लो कि अगर ये दक्षिण में भी प्रत्यक्ष नीति लगाता, इधर उत्तर भारत भी, भारत बहुत बड़ा है, तो इसको सारे पे कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसका जो साम्राज्य का स्थायित्व है वो बिगड़ सकता था कि कहाँ कहाँ पे ध्यान दे देता, तो विद्रोह ज़्यादा बढ़ते, कहाँ कहाँ पे कंट्रोल करता। इसलिए इसने क्या किया, उत्तर भारत को डायरेक्ट कंट्रोल में रखा, दक्षिण भारत को इनडायरेक्ट कंट्रोल में रखा। ये इसकी पॉलिसी में से एक था। दूसरा महत्वपूर्ण काम, इसने दक्षिण भारत के जितने भी वो हुए ना, क्या बोलते हैं, देखो उत्तर भारत के में जैसे इनने अभियान में अलग अलग लोगों को भेजा अलग अलग जगह। दक्षिण भारत के अभियान में सेनापति इसने सिर्फ एक को ही बनाया, किसको? मलिक काफूर को। वही मलिक काफूर जो हिंदू किन्नर था, जो गुजरात अभियान के दौरान इन्हें पकड़ में मिला था। इसे 1000 दिनारी कहा जाता है, 1000 दिनारी। तीसरा, दक्षिण से, अब मैं शॉर्ट में लिख दिया है, दक्षिण से धन संपत्ति प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। धन संपत्ति प्राप्त करना, संपत्ति, इन अभियानों का उद्देश्य धन संपत्ति प्राप्त करना था, प्राप्त करना उद्देश्य। देखो उत्तर भारत से तो उद्देश्य ये था इसका कि डायरेक्ट अपने साम्राज्य को बड़ा करूंगा, यहाँ से इसे धन को प्राप्त करना था। ये 3 चीजें इसके इंपॉर्टेंट रही जिससे कि किस वजह से इसने दक्षिण का अभियान किए। और अब दक्षिण के अभियान के बारे में 3 चीजें और याद रखनी है। 3 लोगों से पता चलता है कि दक्षिण भारत के अभियान के बारे में। पहला है जियाउद्दीन बर्नी, एक व्यक्ति, इतिहासकार रहे हैं सारे के सारे। एक है जियाउद्दीन बर्नी, भाई जानकारी भी तो कहीं से मिलेगी किसने दक्षिण में अभियान किया था। एक है जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। दूसरा है अमीर खुसरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने जरूरी है सारे के सारे। दूसरा क्या है? अमीर खुसरो। और तीसरा आदमी है खजायन। क्या नाम है? खजायन, ठीक है, पूरा नाम है इसका
नहीं, तीसरे का नाम है इसामी। खजायन तो इसकी पुस्तक का नाम है अमीर खुसरो की। तीसरा है इसामी। इन्होंने कुछ बुक लिखी थी। ये तो है व्यक्ति, यहाँ पे इनकी पुस्तक जिससे हमें जानकारी मिलती है इसके दक्षिण के अभियान की। भाई कहीं से तुम्हें पता चला होगा। तो जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है उसकी पुस्तक का नाम है तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही। फिरोज शाही क्या है इसकी पुस्तक का नाम है, किसकी? जियाउद्दीन बर्नी की। देखो ये कैसे, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्यों जरूरी है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमें दक्षिण भारत के अभियानों की जानकारी किन पुस्तकों से मिलती है या किन व्यक्तियों से मिलती है। इन तीनों का नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए बर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, अमीर खुसरो ने कौन सी और इसामी ने कौन सी। क्लियर? कभी कभी आ जाता है पुस्तक और उनके लेखकों के नाम मिलाने का आ जाता है। यह क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण के अभियानों की जानकारी हमें किस व्यक्ति के द्वारा मिलती है। इनमें तीन में से किसी एक का ऑप्शन में नाम होगा, बाकी तीन में कोई और होंगे। ये तीनों ऑप्शन में आ जाएंगे, एक आदमी अलग आ जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ में कोई और आ जाएगा जिनसे संबंधित नहीं है। और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से दक्षिण भारत के अभियान की जानकारी ना देने वाला व्यक्ति कौन है। जिसको इन तीनों को पता होगा वो चौथे को फाइंड आउट आराम से कर लेगा। ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन होगी बहुत जल्दी मैं आपके सामने MCQ की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन कितने हो रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तब हम चलते हैं। अमीर खुसरो का था पुस्तक का नाम खजायन। देखो पूरा नाम तो उसका बहुत बड़ा है, खजायन उल फुतू। खजायन उल फुतू। आपको खजायन उल फुतू याद नहीं रखना है, आप खजायन भी खाली याद रख लोगे ना आपका काम हो जाएगा। पूरा याद रखोगे बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है इतने ऐसे नाम ही अजीब से याद रखने आसान नहीं होते, तो आप अगर खजायन उल फुतून भी याद रख लोगे ना तो काफ़ी होगा। इसकी इसामी की एक पुस्तक है फुतू उल सलातीन। फुतू उल सलातीन। इसमें आप फुतूल भी नहीं, खाली सलातीन भी याद रख लोगे काम हो जाएगा आपका। इसको तो याद ही रख लोगे, तारीख़ फिरोज शाही। इनसे जानकारी मिलती है दक्षिण की। देखो दक्षिण के बारे में 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला अप्रत्यक्ष शासन, दूसरा यहाँ सेनापति मलिक काफूर। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि दक्षिण के अभियानों का नेतृत्व करता है सेनापति कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर याद रखना। और दक्षिण का उद्देश्य क्या था? धन संपत्ति प्राप्त करना। ये 3 व्यक्ति, इनकी पुस्तक एकदम से आपके रटे होने चाहिए। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो हम चलते हैं इसके एक एक करके अभियानों पे। वही पहले की तरह पहला अभियान देखो, यहाँ पे कौन अभियान पे गया, ये तो क्वेश्चन ही हट गया है क्योंकि सारों पे कौन गया है आपका? मलिक काफूर। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला अभियान है देवगिरी का। देवगिरी अभियान कब हुआ है? ये 1307 से 8 के बीच। आपको पहले ही पता है देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र राय। रामचंद्र राय यहाँ का क्या था? राजा। ये वही रामचंद्र राय है जिसपे अलाउद्दीन खिलजी ने राजा बनने से पहले आक्रमण किया था। देवगिरी से बहुत सारा पैसा प्राप्त हुआ था इसे। इसने इसे अपने अधीन कर लिया था। तो जब अपने अधीन कर लिया था तो अब आपको लग रहा होगा जो पहले जीत लिया था इसको दोबारा से इसको जीतने की क्या जरूरत पड़ी? अब कारण जानते हैं इसके युद्ध के। 2 कारण थे इसके युद्ध, इस पे युद्ध करने के। पहला कारण और दूसरा कारण। पहला कारण तो ये था कि जब इसने, आपको पता है राजा बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के अंडर में रहते हुए इस पर आक्रमण किया था, इसको जीत लिया था और डील ये हुई थी कि भाई तुम नियमित रूप से हर साल मुझे टैक्स दिया करोगे। तो ये उस टाइम पे क्या करता है? टैक्स देना बंद कर देता है, कर देना बंद कर देता है। कर यानी कि ये क्या करता है? टैक्स देना बंद कर देता है। कौन? रामचंद्र राय। क्यों देता है टैक्स? क्लियर है। दूसरा, आपको पता है गुजरात विजय के टाइम पे गुजरात का शासक कौन था? अगर आपने पिछली वीडियो देखी और उसको अच्छे से याद किया है, मैंने बोला ही था कि इतिहास एक से दूसरे से कनेक्ट होके चलेगा, इसलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। कर्ण राय था। कर्ण राय भाग के शरण कहाँ लेता है? जब उस पर 2 तरफा हमला होता है वो देवगिरी में रामचंद्र राय का शरण लेता है। इसने गुजरात के शासक कर्ण राय को क्या दी थी?
शरण दी थी? गुजरात के शासक कर्ण राय को शरण दी थी। तो ये 2 रीजन इसके पास काफ़ी थे इस पे आक्रमण करने के लिए। तो एक तरह से याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे 2 बार आक्रमण किए थे, एक राजा बनने से पहले, एक राजा बनने के बाद। तो युद्ध होता है फिर से, किस किस के बीच होगा? पहला क्वेश्चन तो यही, देवगिरी का अभियान कब हुआ, देवगिरी का राजा कौन था? 2। तीसरा युद्ध हो रहा है रामचंद्र राय वर्सेज मलिक काफूर। दक्षिण में तो सारे के सारे युद्ध मलिक काफूर के साथ होंगे। रामचंद्र राय हारता है, मलिक काफूर जीतता है। एक बात याद रखना, यहाँ पे जो भी राजा हारेगा वो मारा नहीं जाएगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष शासन हो रहा है। तो रामचंद्र राय को मलिक काफूर क्या करता है, अपने साथ पकड़ के दिल्ली ले जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश कर देता है कि भाई ये रहा आपका हारा हुआ शासक रामचंद्र राय। तो कहा यह जाता है कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, रामचंद्र राय के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि उसको डांटता ठटकारता है, इसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मैं यहाँ पे खिलजी लिख रहा हूँ, खिलजी से समझ लेना, अलाउद्दीन खिलजी अच्छा व्यवहार करता है। इसको राय रायण की उपाधि देता है, राय रायण की उपाधि देता है भाई, मतलब हारे हुए को भी उपाधि देता है, पूरा सम्मान दे रहा है। क्योंकि इसकी नीति क्या है, अप्रत्यक्ष शासन की नीति, कि उधर से पैसा लेना है, किसी को मारना नहीं है। उपाधि देता है। किसको मिल रही है उपाधि? ये रामचंद्र को मिल रही है, खिलजी ने दी है रामचंद्र को। राय रायण को उपाधि देता है खिलजी, साथ में इसका राज्य से वापस कर देता है, राज्य वापस दे दिया। हराया फिर राज्य वापस दिया। साथ में राय रायण की एक पुत्री थी, उससे विवाह भी करता है, मतलब संबंध बनाता है बढ़िया वाले राजनीतिक संबंध। भाई राय रायण की उपाधि देकर सम्मान भी दिया, उसका राज्य भी दे दिया, और एक उसकी पुत्री से विवाह भी कर लिया। राय रायण की एक पुत्री थी जटपालनी देवी, इसका नाम याद रखना जरूरी है, जटपालनी देवी, क्योंकि इसका एक पुत्र आगे जाके, अभी नहीं मैं बताऊंगा कौन राजा बना, शिहाबुद्दीन बना या मुबारक बना। थोड़ा सा तो इंटरेस्ट बना रहने देना चाहिए ना, सस्पेंस बना रहे, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। राय रायण की पुत्री जटपालनी देवी से विवाह करता है। कौन करता है विवाह? अलाउद्दीन खिलजी। देखो कितने दिमाग से चलता है, पहले बार हरा रखा था, अब बुलाया गया हरा के। पहले तो राय रायण की उपाधि थी, पूरा सम्मान से रखा, रामचंद्र खुश, अरे यार मैं तो हरा हुआ राजा हूँ, उसके बाद ही मुझे इतना सम्मान दिया जा रहा है। क्लियर? उपाधि दे के सम्मान दिया। दूसरा, उसका राज्य भी लौटा दिया, लो भाई अपना राज्य भी लो। राय रायण फिर आश्चर्यचकित, अरे यार ये हो क्या रहा है, रामचंद्र मतलब पहले मुझे राय रायण की उपाधि दे रहा, मेरा जितना हुआ राज्य भी ले लिया, उसके बाद इसकी एक लड़की से विवाह भी करता है, मतलब संबंध बना रहा है पारिवारिक। रामचंद्र छोड़ दो, कोई भी राजा होगा क्या करेगा, आश्चर्यचकित होगा, तो पागल हो जाएगा कि यार इतना अच्छा है तो। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो राय रायण जो रामचंद्र है, इतना सारा सम्मान पाने के बाद फिर कभी भी अलाउद्दीन खिलजी से विद्रोह नहीं करता है, अपने टाइम पे टैक्स देता है कि भाई सब कुछ तो दे दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। वो फिर आने वाले टाइम में, जैसे अभी टैक्स देना बंद कर दिया ना, अब नहीं आगे कोई भी काम करता है इस तरह का। तो देवगिरी अभियान से अपने अंडर में कर लिया किसको? देवगिरी को। उसके बाद होता है इसका वारंगल का अभियान। ठीक है, अब चलते हैं हम वारंगल के अभियान पे। वारंगल अभियान। वारंगल अभियान हुआ था 1309 से 10। पहला क्वेश्चन तो यही, वारंगल अभियान कब हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये कि वारंगल, पहले तो देख लो वारंगल है कहाँ। वारंगल है तेलंगाना, है ना, वर्तमान में तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना राज्य ही पहले वारंगल के नाम से जाना जाता था। तेलंगाना राज्य इसकी पहचान है। क्लियर? आज के टाइम से बता दिया। यहाँ पे राजा कौन थे? यहाँ पे काकतीय वंश के राजा थे, इनका वंश भी आपको पता होना चाहिए। काकतीय वंश के राजा थे यहाँ पे, कौन थे? प्रताप रुद्र देव, नाम याद रखना ये, प्रताप रुद्र देव यहाँ के राजा थे।
दूसरा क्वेश्चन हो गया कि यहाँ के राजा उस टाइम कौन थे, प्रताप रुद्रदेव। एक फैक्ट अलग से याद रखना, आपको पता है 1303 में जब चित्तौड़ विजय कर रहे थे, ये कौन कर रहे थे चित्तौड़ विजय? अलाउद्दीन खिलजी की सेना। तो उसी समय 1303 में ही काकतीय वंश के राजाओं ने ना अलाउद्दीन की सेना को हराया था। ऐसे याद रख लो, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लेना। 1303 में इधर चित्तौड़, इधर काकतीय वारंगल के शासकों ने, इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिया था। तो कारण यही था कि इन्होंने 1303 में हराया था, तो उस हारे हुए को कलंक को हटाना था अलाउद्दीन खिलजी को, इसलिए 1309 में आक्रमण करवाया जाता है वारंगल अभियान के तहत। ठीक है, युद्ध होगा किस किस के बीच? कारण मैंने बता ही दिया है, प्रताप रुद्रदेव। ये काकतीय वंश के राजा बड़े प्रतापी थे सच में ही। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जहाँ उत्तर भारत के सारे राजपूतों को हरा रहा था, वहाँ पे कौन? यही प्रताप रुद्रदेव और इसके वंशज किसे हरा रहे थे? इसके अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। तो प्रताप रुद्रदेव वर्सेज मलिक काफूर होता है, क्योंकि दक्षिण के अभियान पे कौन था? मलिक काफूर होता है ये युद्ध। कहा जाता है कि इस युद्ध में मलिक काफूर का साथ किसने दिया था? देवगिरी के राजा रामचंद्र राय ने भी दिया था, क्योंकि रामचंद्र राय तो इनका वो हो चुका था 7-8 में, जब इतना अच्छा सम्मान मिला, वो तो किसके फेवर में हो चुका था? अलाउद्दीन खिलजी। अगर यहाँ पे रामचंद्र राय अलाउद्दीन खिलजी का साथ ना देता तो शायद अब की बार भी काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव फिर से अलाउद्दीन खिलजी को हरा देते, क्योंकि इतने वीर थे। पर जब दो तरफा हमला होता है तो कोई भी कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पे प्रताप रुद्रदेव हार जाते हैं और मलिक काफूर जीत जाता है। यहाँ से फिर यही होता है, राजा को मारा नहीं जाएगा, अप्रत्यक्ष शासन नीति है। तो मलिक काफूर डील करता है कि भाई आप रखिए। मलिक काफूर धन पैसे वैसे लेता है इससे, और क्या कहता है कि आप अपना यहीं पर रहो, हमें नियमित रूप से टैक्स दो, हर साल टैक्स देना, और ये युद्ध हुआ है, कुछ हमें पैसा वैसा दो, सोना चांदी जो है आपके पास अपने खजाने में से, और हमें हर साल एक डील हो जाती है कि इतना सोना हमें या जो भी टैक्स है देते रहना। प्रताप रुद्रदेव क्या करता है? एक अपनी सोने की मूर्ति बनवाता है। कौन बनवा रहा है? प्रताप रुद्रदेव। ये फैक्ट याद रखना, इसमें 2 काम होते हैं युद्ध के बाद। पहला तो सोने की मूर्ति बनवाता है, कौन? प्रताप रुद्रदेव बनवा रहा है। बनवा कर उसके गले में, मतलब अपनी मूर्ति के अपनी मूर्ति बनवाता है सोने की, उसके गले में सोने की जंजीर डलवाता है। एक होती है गले में माला वैसे पहनने वाली, नहीं, एक जंजीर जकड़ने वाली, जैसे बंदी बना लिया गया हो। गले में सोने की जंजीर डलवाता है। क्यों डलवाता है? ये मूर्ति बनवा के, सोने की जंजीर डलवा के, मतलब अपनी अधीनता स्वीकार करने के, भाई आपसे हार गए, एक प्रतीक के रूप में किसे देता है? मलिक काफूर को देता है बनवा करके, कि भाई जाओ राजा को दे देना कि मैं आपका अधीन हूँ। डलवाता है, ठीक है। दूसरा क्या काम करता है? मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा देता है। वही कोहिनूर हीरा जो आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखा, जो ब्रिटिश राज मुकुट में लगा था, उसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से कैसे ये फिर उसके पास जाएगा, मुगलों के पास जाएगा, मुगलों के पास से होता है अहमद शाह अब्दाली के वंशजों के पास जाएगा, वहाँ से महाराजा रणजीत सिंह के पास जाएगा। फिर महाराजा रणजीत सिंह से, जब महाराजा रणजीत सिंह के वंशज दिलीप सिंह हार जाएंगे, आंग्ल सिख युद्ध पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत में, तो वहाँ से भी ब्रिटिश राज मुकुट में जाता है कैसे कैसे। तो इसका इतिहास यहाँ से शुरू होता है। मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया जाता है, कोहिनूर हीरा भेंट किया जाता है। ये 2 फैक्ट याद रखने हैं। देखो कोहिनूर हीरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? ये मामला खत्म हो गया कहाँ का? वारंगल का। वारंगल को क्या बोलते हैं आज का? तेलंगाना राज्य। क्लियर? अब हम अगले चलते हैं अपने द्वार समुद्र या हेलेविड पे। ये द्वार समुद्र हेलेविड का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इसका टाइम याद रखना है कब हुआ है। बस इसमें तो 2 ही चीज़ याद रखनी है, किस किस के बीच हुआ। द्वार समुद्र हेलेविड ये कब हुआ, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रख लेना, द्वार समुद्र या हेलेविड की वर्तमान पहचान कर्नाटक राज्य से है। जो आज का कर्नाटक राज्य है ना, वो इसकी पहचान है। पहला क्वेश्चन ये ले लो। यहाँ पे राजा जो था, राजा का नाम याद रखना है। यहाँ पे था होयसेल वंश का
बल्लाल देव तृतीय। बल्लाल, इनका वंश याद रखना, राजा का नाम बल्लाल देव तृतीय। तृतीय आपको पता ही है, इस नाम का तीसरा राजा है इस वंश का। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये बल्लाल देव तृतीय, और यही बल्लाल देव हार जाएगा, मलिक काफूर जीत जाएगा, इतना पता ही है आपको, इतना हो चुका है। तो यहाँ से ये हो चुका, द्वार समुद्र हो गया। लास्ट बचता है पांड्य राज्य। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। सीक्वेंस में सारे याद रखने हैं ये। देखो पांड्य राज्य कब हुआ है अभियान? 1311 में। पांड्य राज्य कहाँ पे? इसकी राजधानी थी, पांड्य जो है ना, पांड्य वंश पे बना हुआ है पांड्य राज्य। जब हम मध्यकाल पुराना इतिहास पढ़ेंगे ना, प्राचीन भारत, उसमें जब राज्यों के बारे में पढ़ेंगे दक्षिण के, उसमें पांड्य राज्य आएगा। ठीक है, ये पांड्य वंश से संबंधित था। इसकी राजधानी थी मदुरई। मदुरई कहाँ है आज के टाइम में? तमिलनाडु का एक TN मतलब तमिलनाडु का शहर है। ठीक है, मदुरई। ठीक है, अब वहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर भी है, मेरे को मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा है, आएगा याद तो मैं आगे बता दूंगा कभी आपको। तमिलनाडु में अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना किस मंदिर का नाम क्या है, मदुरई में है जो। ठीक है, मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये इनकी राजधानी थी। यहाँ पे क्या था? पांड्य वंश के राजा थे। देखो पहला तो ये हो गया, पांड्य राज्य का अभियान कब हुआ था। दूसरा, यहाँ पे राजा कौन थे। अब राजा के जानने से पहले यहाँ जान लो इनका वंश क्या था। पांड्य वंश तमिलनाडु में है, देखो दक्षिण भारत में है, बिल्कुल लास्ट का पॉइंट है। मदुरई रामेश्वरम के आसपास है, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, पांड्य वंश का था। अब राजा के ऊपर तो लड़ाई है। यहाँ पे 2 भाई थे, 2 भाई। एक था सुंदर पांड्या, एक था वीर पांड्या। ये देखना कर्नाटक तक का एरिया किसने जीत लिया है? मलिक काफूर ने जीत ही लिया है। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का एरिया जीता, देवगिरी महाराष्ट्र से उत्तर तेलंगाना आंध्र प्रदेश वासम कर्नाटक तक चले गए। कर्नाटक से नीचे इधर क्या बचा? तमिलनाडु के क्षेत्र में तमिलनाडु का एरिया। अब वहां तक तो आ चुका था। ये वीर पांड्य सुंदर पांड्य में ना, इनमें लड़ाई थी आपस में राजा बनने के लिए। 2 भाई थे, वीर पांड्य चाहता था मैं राजा बनूं, सुंदर पांड्या चाहता था मैं राजा बनूं। तो सुंदर पांड्या एक चाल खेलता है, क्योंकि इसको पता था कर्नाटक के पास मलिक काफूर है, उसने अभी भी कर्नाटक को जीतता है, द्वार समुद्र को। तो भाग के मलिक काफूर के पास जाता है और कहता है कि आप मेरे शासक बनने में मदद करो, मेरे भाई को हरा दो, उसके बाद मैं आपको जितना भी पैसा सोना होगा आप लूट लेना, उसके बाद जब मैं राजा बन जाऊंगा मैं टाइम से टाइम पे टैक्स भी देता रहूँगा। मलिक काफूर को क्या चाहिए था? यही सब चाहिए था। तो सुंदर पांड्या किससे मिल जाता है? मलिक काफूर से। मलिक काफूर से एक तरह से लड़ाई किस किस के बीच होती है? मलिक काफूर प्लस सुंदर पांड्या, ये एक साथ है, वर्सेज वीर पांड्या। देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा पांड्या वंश था, यहाँ पे किस किस के बीच लड़ाई हुई ये याद रखना है। इसमें तीसरा क्वेश्चन, सुंदर पांड्या प्लस का मतलब एक साथ है वीर पांड्या। वीर पांड्या हार जाता है, ये जीत जाते हैं। ठीक है, वीर पांड्या भाग जाता है यहाँ से, हमारा यहाँ पे भी नहीं जा रहा है, भाग गया। जब वीर पांड्या भाग जाता, मलिक काफूर को खुली छूट है, मदुरई के शहर मंदिर जो भी था वह लूटता है खूब, सुंदर पांड्या को राजा बनाता है और टैक्स लेना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? यहाँ से आ जाता है पांड्या राज्य। इस प्रकार इसके यहाँ से इसे इतनी संपत्ति मिलती है, इन चारों राज्य से इतनी नहीं मिली थी जितनी से मदुरई से मिली थी, क्योंकि मदुरई में कोई हमला ही नहीं करता था, बिल्कुल लास्ट में था, इकट्ठा हो ही रखा था उनके पास अच्छा खासा पैसा। तो ये सारा पैसा वैसा लेके चलता है। यहाँ पे हमारा दक्षिण भारत के अभियान भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने उत्तर भारत के अभियान भी देख लिए और दक्षिण भारत के अभियान भी। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है इस पे कि अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति क्या रही, क्योंकि इसके टाइम में मंगोल के भी अच्छे खासे आक्रमण हुए थे। मंगोल नीति और थोड़ा सा इसका हम आज देख लेते हैं स्थापत्य कार्य। स्थापत्य कार्य का मतलब इसने क्या क्या चीजें बनवाई थी अपने टाइम में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसका अगला टॉपिक। यहाँ तक का आपका हो ही गया है, ये सारे अभियान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति कि मंगोलों के प्रति इसकी क्या नीति थी।
अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति। मंगोल नीति, मंगोल नीति का मतलब इसके टाइम में जो मंगोल आक्रमण हुए थे उसमें इसने क्या क्या काम किए थे, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले तो जान लो कि मंगोल थे क्या। वैसे तो मैंने पहले बताया एक बर्बर जाति थी ये मंगोल। मंगोल मध्य एशिया के थे, ये याद रखना। मध्य एशिया, मंगोलिया देश है ना जहाँ पे आज चीन और रशिया के बीच में, उस एरिया से मिलते जुलते, वो तो एरिया था ही था, उस एरिया से मिलता जुलता तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है, उस एरिया के आसपास के देशों में बटे हुए लोग थे। उस टाइम ये देश नहीं थे, मंगोलिया वगैरह, वहाँ के थे मंगोल। मध्य एशिया के इनको कहा जाता है, ठीक है। मध्य एशिया की एक बहुत ही बर्बर जाति थी। क्या थी ये? मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। अब बर्बर का मतलब है बहुत, ऐसे समझ लो, बर्बर तो इजी लैंग्वेज में बताऊं तो बर्बर का अर्थ है कि ये जिस भी एरिया पे हमला करते थे उसे लूटते तो थे ही, साथ में उस एरिया को तहस नहस भी कर देते थे, पूरा शमशान बना देते थे। क्लियर? ये मुस्लिम आक्रमण का है तो सिर्फ उन्हें मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करते थे, ये तो धर्म वर्म को छोड़ दो, ये तो मार ही देते थे, छोड़ते ही नहीं थे, ये इसलिए बहुत बर्बर थे। तो कहा जाता है कि मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, इसके 1396 से लेकर, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, 1396 से लेकर, सॉरी 1396 कह रहा हूँ, 1296 से लेकर, हाँ 1296 से लेकर 1307 तक, क्योंकि 1296 में शासक बना था, 1307 तक लगभग 7 बार आक्रमण होते हैं। कितनी बार? 7 बार आक्रमण। 7 बार आक्रमण होते हैं किनके? मंगोलों के। कौन करते हैं? मंगोल। तो अब वही देखना है कि मंगोल से बचने के लिए इसने क्या क्या किया था। क्लियर? ये हमारा टॉपिक है। इसमें देखते हैं 2 आक्रमण प्रथम इसमें फेमस है जो हमें जरूरी है जानना। प्रथम मंगोल आक्रमण, ऐसे तो 7 हुए ना, हमें 2 जानने जरूरी है। प्रथम मंगोल आक्रमण जो है कब हुआ और कैसे कैसे हुआ, कौन सा युद्ध हुआ। देखो प्रथम मंगोल जो आक्रमण है वो इसी समय हुआ जब इसने स्टार्ट किया। मैंने बताया 1296 से 1307 तक, 1296 से 97 के बीच होता है प्रथम मंगोल आक्रमण। ये कादिर खान के नेतृत्व में हुआ था। मतलब इसका लीडर कौन था? कादिर खान। ऐसे याद रख लेना, मूवी में कादिर खान था ना, अच्छा कॉमेडियन, अब तो है नहीं। तो कादिर खान के नेतृत्व में हुआ था। कादिर खान इसका लीडर था, नेतृत्व करता। इसमें युद्ध होता है। इस युद्ध, एक ये याद रखना है युद्ध होता कहाँ पे है। इस युद्ध का नाम पहला तो यही कि किसके नेतृत्व में होता है, दूसरा कहाँ पे होता है। इस युद्ध का नाम क्या है? ये है जुरन मंजोर का युद्ध कहा जाता है इसे, जुरन मंजोर का युद्ध। दूसरा क्वेश्चन हो गया जुरन मंजोर का युद्ध। अब होता किस किस के बीच में है? आपको याद है गुजरात अभियान पे भी एक नुसरत खान गया था। नुसरत खान प्लस जफर खान, ये 2 सेनापति होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, प्लस जफर खान, 2 सेनापति मिलके लड़ते हैं किसकी तरफ से? अलाउद्दीन खिलजी के। सेनापति किसके हैं ये? खिलजी के। यहाँ पे लिख दिया मैंने खिलजी वर्सेज कौन है? कादिर खान। कादिर खान क्या है? मंगोल। इसमें कादिर खान हारता है, अलाउद्दीन खिलजी जीतता है। जितने मंगोल आक्रमण होंगे 7 के 7 आक्रमणों को इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अच्छे खासी तरह से हराया था। दूसरी बात ये कि एक समझ में आ रहा होगा कि नहीं, जो मंगोल है भारत पर आक्रमण क्यों कर रहे थे? ये आसपास के सारे एरिया को लूटते थे। लूटना इनका काम था, लूटने पे ये निर्भर रहते थे। ये राज्य नहीं विस्तार करते थे, लूटते थे, वहाँ से निकल जाते थे। लूट खसोट करने वाले लोग थे, इस तरह से लुटेरे। इन्हें पता था कि भारत भी अच्छा खासा समृद्ध है, तो जिस तरह से इन्होंने तुर्कों ने भी भारत पे आक्रमण किया, इन्होंने तो राज्य फैलाया। ये सिर्फ लूटने के लिए आए थे कि लूटेंगे और हम निकल लेंगे यहाँ से। तो ये लूटने के पर्पज से ही भारत पे इस पे आक्रमण करते हैं, जिन्हें 7 बार इनकी समृद्धि से प्रभावित हो गए। 7 बार इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इनका आक्रमण करके इनको हराया था।
यहाँ पे याद रखना नुसरत खान और जफर खान, ये दो सेनापति। इसके बाद दूसरा आक्रमण होता है, नंबर नहीं है मतलब उसका है कि दूसरा ही है, कौन सा है याद रखना है कैसे कि एक और आक्रमण होता है, वो होता है जैसे ये तो प्रथम था हुआ ही था पहला, दूसरा आक्रमण नंबर में दूसरा नहीं है वो, ऐसे समझ लो कि इसके बाद जो भी था वो होता है तुम्हारा 1304 के आसपास में, ठीक है, 1302 से 3 के बीच में होता है, 1302 से 1303 में। नंबर नहीं कह सकते कि ये दूसरा है, ये ऐसे याद रखो लो, ये सबसे खतरनाक है सबसे, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। सबसे प्रबल आक्रमण था किनका, मंगोलों का। सबसे प्रबल मतलब पूरी शक्ति के साथ हुआ, सबसे प्रबल। इसमें ये याद रखना है वही किसके नेतृत्व में हुआ, पहले तो हुआ कहाँ पे और किस किस के नेतृत्व में हुआ, पहले देख लेते हैं हुआ कहाँ पे है। जो देखो हुआ कब, पहला क्वेश्चन। दूसरा उस युद्ध का नाम क्या है जहाँ पे हुआ, ये हुआ था किली का युद्ध। किली एक जगह है, किली का युद्ध, ऐसा नहीं याद है इसमें भी कि कहाँ है, इतना जरूरी नहीं है कि किस जगह पड़ती है आज ये, जो जगह जरूरी है याद रखनी हो बस इसमें नाम याद रख लो, किली का युद्ध। हुआ किस किस के बीच, सेम वही नुसरत खान प्लस जफर खान। अब मैं नीचे ही नहीं लिखूंगा कि ये क्या है, ब्रैकेट में लिख दिया खिलजी की तरफ से, ये सिर्फ वही दोनों सेनापति हैं, खिलजी की तरफ से लड़ रहे हैं। इधर कौन था, जफर खान। यहाँ पे आएगा कोई और, जफर खान तो गया, मार दिया गया युद्ध में। यहाँ पे आता है कुतलुग ख्वाजा। कौन आता है, कुतलुग ख्वाजा, इसका नाम याद रखना जरूरी है। ये हुआ दूसरा। इस युद्ध में भी कुतलुग ख्वाजा यानी कि मंगोल, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये क्या है, मंगोल। ये हार जाता है, ये जीत जाते हैं। पर इस युद्ध की एक खासियत है, ये जो जफर खान है ना, इस युद्ध में ये भी मारा जाता है क्योंकि बड़ा खतरनाक युद्ध हुआ था। सेनापति जफर खान मारा जाता है, ये नुकसान होता है कि इसे जफर खान मारा गया, ये फैक्ट है अलग। एक चीज और, ये जो नुसरत खान है ना, जब युद्ध हुआ था आपको पता है कहाँ का, रणथंबोर का। रणथंबोर कब हुआ था, 1301 में। उस युद्ध में नुसरत खान मारा जाता है। अभी तो 1301 में नहीं, कम, हाँ ये 1301 से शुरू हुआ था, ये 1301 से 3 के टाइम में, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है, हाँ 1301 से 1303 के बीच में युद्ध हो रहा है, ठीक है। पहले ये लड़ता है इसके साथ, किसके साथ, नुसरत खान। ऐसे कनेक्ट करके चलो, नुसरत खान पहले तो यहाँ पे कुतलुग ख्वाजा के साथ लड़ता है, जफर खान इसमें मारा जाता है, नुसरत खान लड़ता रहता है। फिर नुसरत खान के नेतृत्व में एक सेना जाती है रणथंबोर, ठीक है। रणथंबोर में नुसरत खान खुद भी जाता है, ठीक है। इधर पड़ जाता है जफर खान अकेला, नुसरत खान यहाँ लड़ते हैं रणथंबोर में, यहाँ मारा जाता है। नुसरत खान इधर जफर खान अकेला लड़ रहा था, किससे, कुतलुग ख्वाजा से। तो इस युद्ध में जफर खान भी मारा जाता है क्योंकि अकेला पड़ गया था, पर जब तक मरता है तब तक ही युद्ध जीत चुके थे, घायल हो जाने की वजह से जफर खान भी मारा जाता है। पर नुसरत खान याद रखना, रणथंबोर में पहले साथ लड़ते दोनों, फिर ये निकल के इधर चला जाता है, फिर जफर खान अकेला पड़ जाता है, इसलिए लड़ते लड़ते मर जाता है, पर जितवा के मरता है। ऐसे नहीं कि युद्ध में मर गया और युद्ध हार गए, जब तक ये मरता है तब तक ये जीत चुके थे। क्लियर, ये थे इसके 2 प्रबल आक्रमण। अब इसके अलावा यहीं पे लिख लेते हैं, इसने 2 काम और करे थे, ये तो युद्ध के काम होंगे। खिलजी के नाम से लिखता हूँ मैं, ये तो युद्ध की है। मंगोल नीति का मतलब मंगोल से बचने के लिए क्या किया, खाली युद्ध थोड़े ही ना लड़े होंगे, युद्ध के अलावा भी तो, युद्ध से पहले भी तो कुछ किया जाता है। खिलजी ने जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है ना, वही सिंध के, मुल्तान के, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर वाला एरिया है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में किलों का निर्माण किया। भाई किले का मतलब वहाँ किले होंगे, वहाँ पे सेना रहेगी तो मंगोल आएंगे तो वहीं का वहीं उनको हटा देंगे। किले बनवाए। 2 याद रखना, एक तो दीपालपुर पंजाब में, दीपालपुर कहाँ है, पंजाब में। दूसरा कहाँ बनवाया इसने, पेशावर में किले बनवाए कि आएगा, मतलब मंगोलों को वहीं का वहीं रोक देंगे हम, ठीक है। एक इसने और काम करा था, एक इसने सीरी का किला बनवाया था,
दिल्ली में। किसने? खिलजी ने। सीरी का किला, ये मंगोल नीति के तहत ही बना था। सीरी का किला दिल्ली में बनवाया, इसे ही अपनी इसने फिर राजधानी बनाया, इसे अपनी राजधानी बनाया। सीरी का किला का मतलब ये एक सीरी, मतलब जहाँ इनकी राजधानी थी ना महरौली, महरौली से थोड़ा हटके से, महरौली क्योंकि सुरक्षित नहीं था, ये सीरी का किला इसने इस तरह से बनवाया था। अंदर उसमें बहुत सारे महल बनवाए, जैसे ये महल, इस किले को चारों, इन्हें सारे को मिला के, इन सारों को चारों तरफ से एक बहुत बड़ी दीवार से सुरक्षित करवाया गया। इस दीवार को ही बोला गया सीरी का किला, और सीरी जगह का नाम था इसलिए। ठीक है, तो अंदर इसमें इसने अलग अलग महल बनवाए, बाजार बनवाए, वो बनवाए। महरौली एक ओपन जगह थी, चारों तरफ से घिरी हुई थी कि मंगोल आएंगे तो दीवारों से हम बचा पाएंगे अपने इसको, इसलिए से राजधानी बनाता है अंदर से। ये सारे से मंगोल से आक्रमण से बचाने के लिए अपने राज्य को ये काम करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब इन शॉर्ट बताऊं, इस सारे का सारांश निकल के आता है मंगोल नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी के 7 आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्धों का तो सहारा लिया ही लिया, 7 के 7 आक्रमणों को विफल करने में युद्धों का सहारा लिया। युद्धों के सहारे के साथ साथ सीमाओं पर भी किले बनाए और अपनी राजधानी को भी किले से सुरक्षित किया। इस प्रकार इसने मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए भारत को मंगोल आक्रमण से बचा के रखा। इतना क्लियर। अब इसके बाद बस हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है आज का, अलाउद्दीन खिलजी का नहीं, आज का, वो है अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य कार्य, कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या कार्य किए थे। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी लंबा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से, इसलिए इसमें एक एक चीज़ याद करनी जरूरी है। सब बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य कार्य। स्थापत्य कार्य का मतलब ये होता है जैसे कोई किला बनवाना, मस्जिद बनवाना, या कुछ भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनवाना, ठीक है, महल, इस तरह की जो मकान बनवाना, इस तरह को स्थापत्य कार्य बोलते हैं। ठीक है, इसके स्थापत्य कार्य में हम 4 चीजें पढ़ेंगे, 1 2 3 4 में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सिर्फ इसने 4 चीजें बनवाई। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ, वैसे तो आपके याद भी होगा ये, और याद भी आराम से हो जाएगा। आपको पता है दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? करेंगे उस पर बात अभी। कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत। देखो यहां से समझ लो, कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है, महरौली में। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट कराया था, लेकिन मर गया था, इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। तो इसका ख्वाब था कि मैं कुतुब मीनार से भी ऊंची एक इमारत का निर्माण कराऊंगा। पहला स्थापत्य कार्य, काम शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ा ही बन पाता है। उससे पहले इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी। मृत्यु के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका। जो इसके बाद के शासक आए, इन्होंने इसे पूरा नहीं कराया, पूरा नहीं हो सका। आज भी आप अगर कुतुब मीनार जिसने देखा है उसको पता होगा, देखने का मतलब फोटो देखना नहीं है, हकीकत में सामने जाके देखा है। कुतुब मीनार के बराबर में ही कुतुब मीनार से बड़ी इमारत आधी अवस्था में बनी हुई है, थोड़ी सी ऊंची, और बीच में ही रुकी हुई है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, उसे आगे पूरी नहीं कर पाता है। क्लियर? दूसरा कहाँ पे होती है ये? महरौली में ही। ये भी लिख दिया मैंने, महरौली में। दूसरा, आपको पता है महरौली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कहाँ पे? महरौली में ही। इसके सामने अलाई दरवाजे का निर्माण कराता है। अलाई दरवाजा,
कौन करा रहा है निर्माण? खिलजी। अलाई दरवाजे का निर्माण। इस अलाई दरवाजे के निर्माण में खासियत यह है, पहली बार किसी निर्माण में पहली बार गुंबद का प्रयोग हो रहा है। पहली बार गुंबद और संगमरमर का प्रयोग, गुंबद व संगमरमर का प्रयोग हुआ है। संगमरमर का पत्थर होता है ना, संगमरमर का प्रयोग। अब बताता हूँ गुंबर क्या होता है। गुंबद कह रहा हूँ, गुंबर नहीं, गुंबद। देखो जैसे ये गेट बनवाया गया है, कोई ये ऐसे गेट बनवाया गया, यहाँ पे गेट है, ठीक है, अब नॉर्मली गेट है। अब अगर इसके ऊपर इस तरह की स्ट्रक्चर बनवा दी जाए, जैसे हमारे यहाँ मंदिर के ऊपर होती है ना, तो इसे बोला जाता है गुंबद। यही है क्या? गुंबद। पहली बार गुंबद का प्रयोग हुआ था और संगमरमर से बनवाया हुआ गुंबद था इसके टाइम में। किसमें? अलाई दरवाजा। क्वेश्चन ये आएगा, अलाई दरवाजा किसने बनवाया? पहला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा कहाँ है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सामने है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? मेहरौली में। 3। इसकी खासियत क्या है? पहली बार गुंबद का प्रयोग। 4। 5वां, और गुंबद के साथ साथ संगमरमर का प्रयोग। यहीं से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तीसरा क्वेश्चन, इसने एक मस्जिद का निर्माण कराया था दिल्ली में, जिसका नाम है जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद। चौथा है, मैंने भी बताया था, इसने सीरी के किले का निर्माण कराया था, तो वही लिखते हैं, वो भी तो इसका स्थापत्य कार्य ही है, सीरी के किले का निर्माण। ये भी कहाँ है? ये भी दिल्ली में ही है, ठीक है, वर्तमान दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। ये भी कहाँ है? दिल्ली में ही, जो वर्तमान दिल्ली है, ठीक है, में किले का निर्माण। और इसी किले में इसने एक 1000 सितून महल बनवाया था। मैंने बताया था ना, इसमें बहुत सारे महल बने थे, तो जो जरूरी है वो याद रख लेते हैं। 1000 सितून का महल बना था इसी सीरी के किले में। 1000 सितून का महल। 1000 सितून का मतलब होता है इसमें 1000 खंबे थे। क्या थे? 1000 खंबे। 1000 खंभों का निर्मित था। 1000 सितून। सितून का मतलब ये होता है, देखो, सितून का मतलब है खंभा। 1000 खंबे वाला था ये। 1000 खंबे लगे हुए थे इस महल में। और इसी सीरी के किले में, सिर्फ सीरी के किले से कनेक्ट करनी चाहिए 1000 सितून का महल और हौजे खास, एक हौज का निर्माण कराया था जिसका नाम था हौजे अलाई, ठीक है, हौजे खास नहीं, हौजे खास नहीं, हौजे खास तो उसके टाइम में हुआ था इल्तुतमिश के। हौजे अलाई, हौज का मतलब एक तालाब, तालाब इसी में बनाया गया था। किसमें? इसमें 1000 सीरी के किले के निर्माण में। तो 4 हो गए हमारे पास क्या? स्थापत्य कार्य। पहला, कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत का निर्माण करना चाहता था, जिसकी मृत्यु के कारण पूरी नहीं हो सकी। दूसरा, कुव्वतुल इस्लाम के सामने अलाई दरवाजे का निर्माण, जिसमें पहली बार गुंबद व संगमरमर का प्रयोग हुआ। तीसरा, जमात खाना मस्जिद दिल्ली। सीरी के किले का निर्माण, सीरी के किले में 1000 सितून महल जो कि 1000 खंभों वाला है, और हौजे अलाई यानी कि एक तालाब का निर्माण। ये सारे काम इसने दिल्ली में कराए थे। तो आज की टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के ही कुछ कार्य देखेंगे, जिसमें प्रशासनिक कार्य, सैन्य कार्य और इसके आर्थिक कार्य क्या क्या रहे हैं वो देखते हैं। इसकी जो पॉलिसीज़ रही, क्योंकि पॉलिसीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो सारे पढ़ते हैं, क्या क्या इसने सुधार काम किए। उसके बाद हम फिर अगले शासकों पे जाएंगे। देखो, इससे अगली वीडियो में इसके सुधार पे आ जाएगी बात, एक वीडियो। दूसरी में इसके अगले जो उत्तराधिकारी रहे वो तीनों के तीनों एक वीडियो में आ जाएंगे। तो हमारी आज ये खिलजी वंश की तीसरी वीडियो है। तो 2 वीडियो और 5 वीडियो में हमारा खिलजी वंश ज़्यादा से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6, कोशिश रहेगी कि 90% 5 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसके बाद 2 और वीडियो में हम खिलजी वंश कंप्लीट कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। तो तब तक के लिए आप अगली वीडियो तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए प्लीज़ अपने दोस्तों में, और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।